रामी, कभी भी विशेष बल के सैनिक से पंगा मत लेना। उस दिन मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा था जब एक पुलिस कार ने पीछे से टक्कर मारी और मुझे पलट दिया। फिर एक गोरा पुलिस वाला मेरे पास आया। जमीन पर रुको, अपने चेहरे के बल लेट जाओ। अभी अपने चेहरे के बल लेट जाओ। ठीक है ठीक है। एक और अधिकारी भी आया और उन्होंने मुझे एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मेरी पहचान पत्र को ध्यान से जांचा, कुछ गलत नहीं पाया, लेकिन उन्होंने मेरे बैग में $40,000 पाए। मैंने जल्दी से समझाया कि यह मेरे चचेरे भाई की जमानत के पैसे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ये ड्रग्स के पैसे हैं और इसे जब्त कर लिया। नकद वैध है। मैंने अपनी कार बेची, मैंने रेस्तरां में अपनी हिस्सेदारी भुना ली। स्पष्ट रूप से वे पहले से ही अधीर थे, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं झुक जाऊं और उन्हें जमानत की राशि ले जाने दूं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे भारी कीमत चुकाने वाले हैं। मेरा नाम टेरी रिचमंड है, हाल ही में सेवानिवृत्त विशेष बल प्रशिक्षक। क्योंकि मेरे पास जमानत की राशि नहीं थी, अदालत ने मेरे चचेरे भाई की रिहाई की याचिका को अस्वीकार कर दिया। मैं उसे कैसे बाहर निकाल सकता हूँ अगर उन्होंने मेरा सारा पैसा ले लिया? कुछ और ढूंढो। क्या ये ड्रग का मामला है? तुम ऐसा क्यों मानते हो? ये बस एक अनुमान है। बाद में मैं हॉलवे में जेनी नाम की एक प्रशिक्षु वकील से मिला। जब उसने सुना कि पुलिस ने मेरा सारा पैसा ले लिया है तो उसने मुझे बताया कि ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। सिर्फ उन्हें शक की जरूरत होती है, क्योंकि जब्ती किसी आपराधिक आरोप से जुड़ी नहीं होती, और यहीं पर यह वास्तव में धुंधला हो जाता है। मुखिया को आय रखने का अधिकार है, वह इसे विवेकाधीन निधियों के लिए उपयोग कर सकता है, जो भी उसका मतलब हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे वह पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा और मुकदमा दायर करने में और भी समय और पैसा लगेगा। लेकिन इसमें साल का ज्यादातर समय लग जाएगा और आपको जितना बकाया है उसका दोगुना खर्च आएगा। अपने चचेरे भाई को जितनी जल्दी हो सके जमानत पर छुड़ाने के लिए मैंने अपने रेस्तरां पार्टनर को फोन किया। उसने सोमवार तक पैसे जुटाने का वादा किया, क्योंकि मेरे चचेरे भाई को बुधवार तक राज्य जेल नहीं भेजा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अभी भी समय था, लेकिन मैं $40,000 यूं ही खोने वाला नहीं था। इसलिए अगले दिन मैं सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन गया। एक अधिकारी जो मेरे मामले के बारे में जानता था, उसने उस दिन वहाँ मौजूद गोरे पुलिसकर्मी को बुलाया। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं समाप्त करना चाहूंगा। झूठी पुलिस रिपोर्ट, उस पर अपना हस्ताक्षर करें। गंभीर अपराध है। सड़क से धक्का देकर गिराने, आपका सामान चुराने और टेजर से धमकाने का क्या आरोप है? वैसे जब मैं हथकड़ी में था। हम इसे वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां हमने छोड़ा था। चीजें बढ़ सकती हैं ये देखकर शेरिफ ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। मुझे कल इस मामले की जानकारी दी गई थी। आपकी जो भी चिंताएं हो सकती हैं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आप एक कानूनी निषेध के विषय हैं, कानून के अधिकारी से भागे, गिरफ्तारी से बच निकले, साजिश के संदेह में हैं। आपको अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया गया है, लेकिन अभी अगर आप मेरे कार्यालय को परेशान करना जारी रखते हैं तो आप गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। मुझे पता था कि सारा पैसा वापस पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने केवल 10,000 मांगे ताकि मैं अपने चचेरे भाई को जमानत पर छुड़ा सकूं और कहा कि वे बाकी रख सकते हैं। शेरिफ ने सहमति जताई और मुझे सोमवार सुबह वापस आने को कहा। मुझे लगा कि मामला आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन मैंने उसकी लालच को कम आंका। जब मैं सोमवार सुबह पहुंचा तो शेरिफ ने मुझसे कहा, हमने अपनी अनुसूची निकाली। आपने कहा था कि मैं उसे देख सकता हूँ। सुबह 9 बजे। आप 3 मिनट देर से आए हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ खेल खेला गया था। मैं गुस्से में बाहर निकल गया। जमानत की समय सीमा से केवल एक दिन पहले मैंने फिर से अपने साथी को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि पुलिस ने उसके फंड को फ्रीज कर दिया है और जांच कर रही है, ये दावा करते हुए कि मेरे 40,000 संदिग्ध पैसे थे। पता चला कि शेरिफ ने मेरी शर्तों को मानने का एकमात्र कारण मेरे पृष्ठभूमि की जांच के लिए समय खरीदना था।